गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 10th क्लास साइंस को हम पढ़ रहे हैं और स्पेशली हमने स्टार्टिंग कर रखी है फिजिक्स से। प्यारे बच्चों, अब तक आपके 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपके बीच उपस्थित हुए हैं 4th लेक्चर में। अभी तक हमने क्या स्टडी किया है? अभी तक हमने दर्पण के बारे में छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी है। जो दर्पण के प्रतिबिंब होते हैं वो किस टाइप से बनते हैं, उनके रूल क्या होते हैं, उसके बारे में हमने स्पेशली 3rd लेक्चर में पढ़ लिया है। अब उन रूल्स को हम अप्लाई करने वाले हैं गोलीय दर्पणों में कि गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब की क्या स्थितियाँ होती है। गोलीय दर्पण 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि आपको पता है। नंबर 1 क्या होता है? अवतल दर्पण। और नंबर 2 क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को किस तरीके से बनाया जा सकता है और प्रतिबिंब बनाने की क्या क्या स्थितियां हो सकती है। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के निम्नलिखित 6 स्थितियां हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो अवतल दर्पण है उसमें हम वस्तु को 6 अलग अलग स्थितियों में रखकर प्रतिबिंब बना सकते हैं। वो 6 स्थितियां क्या क्या है अभी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली स्थिति से। यहाँ पे पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत मतलब बहुत ज्यादा दूरी पे वस्तु स्थित है। देखो, ये इसकी थ्योरी है, लेकिन ये थ्योरी कहाँ से आई? ये आई डायग्राम से। तो पहले डायग्राम को समझते हैं। देखो, ये जो M1 M2 है ना, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। ये मुख्य ध्रुव है जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ये मुख्य फोकस F है और ये वक्रता केंद्र C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मान लीजिए अनंत पे कोई वस्तु है, ठीक है ना। यहाँ पे अनंत पे कोई वस्तु मान लीजिए, और यहाँ से क्या आ रही है? प्रकाश की किरण आ रही है। आपको एक चीज का ध्यान और देना है, जो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें होती है वे हमेशा समांतर होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो हमने क्या किया? हमने ये 2 किरणें चलाई। पहली किरण ये वाली है, फोकस से होके गई। अब प्रतिबिंब बनने का नियम है, जो किरण फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा कौन सा नियम था? सेकंड नियम था। तो जो ये वाली किरण है ये फोकस से होके गई, यहाँ पे इसका परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। जो ये वाली लाइन है हमारी, वो क्या है? मुख्य अक्ष है। अब दूसरी किरण के बारे में बात करो। दूसरी किरण है हमारे पास ये वाली। ये भेज दो आप किससे? वक्रता केंद्र से होकर। अब ये तीसरे वाला नियम था। तीसरे नियम में क्या था? जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से लौट जाती है जिस मार्ग से आई थी। तो देखो, ये इस रास्ते से आई थी ना, तो इसी रास्ते से वापस चली गई। अब देखो, जो ये दोनों परावर्तित किरणें हैं ना, ये किस बिंदु पे काट रही है एक दूसरे को? किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है? इस I डैश पॉइंट पे। इनको हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। एक किरण तो ऐसे आ गई और एक किरण ऐसे, तो यहाँ इनका क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ 2 किरणें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, वहां पे क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु हम क्या मान के चले थे? O डैश। आप AB, BC, PQ कुछ भी मान सकते हैं वस्तु को। O डैश इसलिए मान लिया क्योंकि O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, और प्रतिबिंब को हमने I मान लिया। I का मतलब होता है इमेज, यानी कि प्रतिछाया या प्रतिबिंब। तो O डैश वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, या ऐसा कह सकते हो फोकस तल में बनेगा। और क्या होगा उसका नाम? I डैश। अब देखो, वस्तु तो ऐसे थी सीधी, प्रतिबिंब कैसे बना है? उल्टा बना है। वस्तु अनंत पे थी तो वस्तु तो बहुत बड़ी थी, प्रतिबिंब देखो आप छोटा बना है, और प्रतिबिंब उल्टा भी बना है। किरणें वास्तव में मिल रही है ना, ऐसा थोड़ी है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पे वास्तव में मिल रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। बिल्कुल आपको डायग्राम को अच्छे से समझना है। डायग्राम समझ में आ गया तो जो भी डायग्राम में किया है वो थ्योरी में लिख देना। अब देख लेते हैं इसकी थ्योरी क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? माना कोई वस्तु O डैश दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित है। बिल्कुल सही बात है। O डैश कोई वस्तु थी, वो दर्पण से कहाँ थी? अनंत दूरी पर स्थित थी। O डैश से आने वाली किरणें आपस में समांतर होंगी। ये बात भी क्लियर है कि जो अनंत से किरणें आएंगी वो क्या होंगी? समांतर होंगी। एक किरण जो फोकस से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। करेक्ट है, दूसरा नियम है।
एक किरण फोकस से होकर गई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। फिर दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। तो ये कौन सा नियम है हमारा? तीसरा नियम है। वक्रता केंद्र से होकर गई और परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट गई। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस तल में एक ही बिंदु आई डैश पर मिलती है, मिल रही है ना, एक दूसरे को आई डैश पे काट रही है। अतः वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश है। हमारे पास वस्तु क्या थी? ओ ओ डैश, और इसका प्रतिबिंब क्या बना है? आई आई डैश, जो कि वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा है। यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बहुत छोटा है। और ये क्लियर होना चाहिए आपको, वस्तु बहुत बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा बना है। वस्तु ऐसे सीधी है, प्रतिबिंब उल्टा बना है। और वास्तविक इसलिए बना है क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही है, ऐसा नहीं है कि हमें महसूस हो रहा है या हमें प्रतीत हो रहा है। आगे होगी बात समझ में। चलिए अब देख लेते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो। पहले वाली कंडीशन क्या थी कि जब वस्तु अनंत पे स्थित हो। अब धीरे धीरे करके वस्तु को थोड़ा दर्पण के नजदीक लेके आते जाएंगे। तो अब की बार क्या है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित है। चलिए डायग्राम समझते हैं। ये हमारे पास क्या है? अवतल दर्पण है। M1 M2 हमने इसको नाम दिया हुआ है। बिंदु P क्या है? दर्पण का मुख्य ध्रुव है। F फोकस है, C वक्रता केंद्र है। ये इसकी मुख्य अक्ष है। इसकी मुख्य अक्ष पर दर्पण का देखो वक्रता केंद्र तो ये है और अनंत इधर बहुत ज्यादा दूर जाके होगा। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हमने कोई वस्तु रख ली और नाम क्या दे दिया उसको? ओ ओ डैश, हमने इसको नाम दे दिया, राइट है। तो ओ ओ डैश, जो ये ओ डैश सिरा है ना, इससे दो किरणें चलेंगी। एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर और एक किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो देखो किस तरीके से इनका परावर्तन होगा। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, यहाँ पे परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली गई। तो प्रतिबिंब बनने का कौन सा नियम है? ये पहला नियम है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब दूसरी किरण ये वक्रता केंद्र सी से होकर गई तो वापस इसी मार्ग से लौट जाएगी परावर्तन के पश्चात। ये कौन सा नियम है? ये तीसरा नियम है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों किरणें इस पॉइंट पे काटेंगी। इस पॉइंट को नाम दे दो I डैश, ठीक है, यहाँ से मिला दो इसको। तो I डैश इस O O डैश वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो वस्तु तो बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वस्तु इस तरह से सीधी है, प्रतिबिंब उल्टा है और दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिल रही है। तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है। अब जितनी बातें मैंने आपको बोल के बताई है इस डायग्राम को देखने के बाद, तो वही बातें आपको अपनी थ्योरी में लिखनी है। तो चलिए एक बार थ्योरी भी देखते हैं इसकी क्या है। माना कोई वस्तु ओ ओ डैश दर्पण की मुख्य अक्ष पर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी है। बिल्कुल करेक्ट बात है। वस्तु के शीर्ष ओ डैश से दो किरणें चलती है, बिल्कुल चल रही है। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है, पहला नियम है प्रतिबिंब बनने का। फिर दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से लौट जाती है, ठीक है ना, तीसरा नियम है प्रतिबिंब बनने का। ये दोनों परावर्तित किरणें वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच किसी बिंदु I डैश पर मिलती है, बिल्कुल मिल रही है ना, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। अतः वस्तु O O डैश का प्रतिबिंब I डैश है, जो कि वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा है। वास्तविक क्यों है? किरणें वास्तव में मिल रही है, उल्टा हमें दिखाई दे रहा है और वस्तु से छोटा, ये साइज भी यहाँ पे क्लियर है। तो ये थी हमारी दूसरी कंडीशन। आ गई होगी ना समझ में। चलिए अब देख लेते हैं कंडीशन नंबर थर्ड, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चलिए डायग्राम समझते हैं। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है M1 M2, P दर्पण का मुख्य ध्रुव है, F मुख्य फोकस है और जितनी दूरी पे ये है उससे उतनी दूरी पे ये वक्रता केंद्र C है। अब की बार वस्तु कहाँ पे रखी है? वक्रता केंद्र C पे। मान लीजिए वक्रता केंद्र C पे कोई वस्तु O O डैश रखी है। अब वस्तु के सिरे O डैश से दो किरणें चलेंगी।
एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण फोकस से होकर भेज दो। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ये वाली, वो फोकस से निकल जाएगी परावर्तन के पश्चात, और एक किरण जो डायरेक्ट फोकस से होकर जा रही है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर हम इस वाली किरण की बात करें तो ये प्रतिबिंब बनने का कौन सा नियम है? पहला नियम। और अगर हम दूसरी किरण की बात करें जो कि फोकस से होके गई डायरेक्ट और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये रूल नंबर हमारा सेकंड है। दोनों किरणें आपको क्लियरली यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनेगा। आप देख सकते हैं वस्तु इस तरह से है सीधी, प्रतिबिंब उल्टा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन साइज इक्वल है। आप चेक कर सकते हो साइज क्या है, इक्वल, और वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब क्यों है? क्योंकि दोनों किरणें वास्तव में मिल रही है। अपनी रफ कॉपी पेस्ट को बना के देखना तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। जो इसमें किया है हमने वही हम थ्योरी में लिख लेंगे। देखिए क्या, माना कोई वस्तु ओ डैश वक्रता केंद्र सी पर स्थित है, बिल्कुल है। वस्तु के सिरे ओ डैश से दो किरणें चलती है, दो किरणें चल रही है ना। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, रूल है पहले वाला, ठीक है ना, प्रतिबिंब बनने का पहला नियम। दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये दूसरा नियम है इसी का अपोजिट। ये दोनों परावर्तित किरणें वक्रता केंद्र के नीचे किसी बिंदु आई डैश पर काटती है या मिलती है, अतः वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश है, जो कि वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर है। तो ये थी हमारी थर्ड कंडीशन। चलिए अब देख लेते हैं फोर्थ कंडीशन। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, ये फोर्थ कंडीशन है हमारी। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। जो भी हम डायग्राम में करेंगे वो हमें अपनी कॉपी में लिखना है थ्योरी के रूप में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे M1 M2 हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। ये वाला तल इसका क्या है, परावर्तक तल, और ये वाला तल क्या है, पॉलिश किया हुआ तल, जिसको हम पॉलिशदार तल बोलते हैं। ये दर्पण की मुख्य अक्ष है। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव P, ये मुख्य फोकस F और ये वक्रता केंद्र C। कंडीशन क्या है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हमने कोई वस्तु ओ डैश रखी है। अब इस ओ डैश वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस कंडीशन में बनेगा, वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। देखो वस्तु का सिरा क्या है, ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण भेज दो ऐसे करके, इसको ए भी नाम दे सकते हो, तो क्या हुआ, ओ डैश ए। अब रूल क्या है प्रतिबिंब का, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चलती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है एक एक रूल, आपको 3 रूल समझाए हैं अभी तक। तो ओ डैश ए मुख्य अक्ष के समांतर चली, परावर्तन हुआ तो मुख्य फोकस से होकर चली गई परावर्तन के पश्चात। फिर इसी सिरे ओ डैश से एक किरण डायरेक्ट किससे होके गई, फोकस से होके गई, और फोकस से होके जाने के बाद जब इसका परावर्तन हुआ तो ये क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब ये दोनों परावर्तित किरणें हैं, ये वाली भी परावर्तित किरण है और ये वाली भी परावर्तित किरण है। दोनों परावर्तित किरण कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे काट रही है ना एक दूसरे को। दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पे मिलेंगी उसी पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं, आई डैश। तो ये वाला पॉइंट आई और ये वाला पॉइंट आई डैश। तो हम बता सकते हैं कि जो वस्तु ओ डैश है उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, आई डैश बनेगा। अब देखो वस्तु तो ये है और प्रतिबिंब ये है, तो वस्तु छोटी है प्रतिबिंब बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक है। अब जो काम हमने चित्र में किया है, जो हमने डायग्राम में किया है, वो अब हम थ्योरी में करेंगे सेम टू सेम। चलिए देख लेते हैं इसकी थ्योरी क्या है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, बात क्लियर है ना, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच कोई वस्तु ओ डैश रखी है, बिल्कुल रखी है। इसकी मुख्य अक्ष है, इसके मुख्य अक्ष पे क्या है, वक्रता केंद्र है और मुख्य फोकस है, उसके बीच में क्या है, कोई वस्तु ओ डैश है। वस्तु के सिरे ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। बात क्लियर है ना? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इसके अलावा दूसरी किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण को क्या नाम दे सकते हो? ओ डैश, और यहाँ पे आप पॉइंट बी लिख सकते हो, ठीक है ना? तो दूसरी किरण क्या होगी? ओ डैश बी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बात क्लियर है ना? ये दोनों परावर्तित किरणें वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच किसी बिंदु आई डैश पर मिलती है। देखो वक्रता केंद्र तो ये है और इधर क्या पड़ेगा? इधर तो अनंत पड़ेगा। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ये दोनों किरणें यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु क्या थी हमारे पास? ओ ओ डैश, प्रतिबिंब क्या बनेगा? आई आई डैश, जो कि वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। आई बात समझ में? तो ये थी हमारी फोर्थ कंडीशन। चलिए अब देख लेते हैं हम फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन में जो वस्तु है वो कहाँ है? मुख्य फोकस पर स्थित है। तो अब की बार देखो हम मुख्य फोकस पर कोई वस्तु ओ ओ डैश फिक्स कर देंगे। ये हमारे पास क्या है? M1 M2 एक अवतल दर्पण है। P क्या है? इसका ध्रुव है। F क्या है? मुख्य फोकस है। और C क्या है? वक्रता केंद्र है। अब देखना ध्यान से डायग्राम। यहाँ पे कोई वस्तु ओ ओ डैश हमने रखी, वस्तु के सिरे ओ डैश से एक समांतर किरण ऐसे चली, इसको क्या नाम दे सकते हो? A। तो ओ डैश A मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाशिक किरण है। यहाँ पे टकराने के बाद इसका परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात ये वाली किरण मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। अब इसके अलावा एक दूसरी किरण ओ डैश, और इसको मान सकते हो बी, ओ डैश बी यहाँ पे दर्पण पे टकराई। अगर हम इसको पीछे बढ़ाकर देखते हैं, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। अब आपको ये वाला रूल भी समझाया था, तीसरा रूल था ना ये, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो वापस उसी मार्ग से लौट जाती है परावर्तन के पश्चात। ये तीनों रूल आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे तीसरा रूल अप्लाई होता है। तो ये ऐसे जाएगी, जब इसका परावर्तन होगा तो ये वापस इसी मार्ग से लौट जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये दोनों किरणें हैं, एक तो क्या है? ओ डैश बी, और एक क्या है हमारे पास? ओ डैश ए। दोनों किरणों को हम देखते हैं तो ये कहीं पे भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही। मतलब ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं हैं, समांतर किरणें हैं। तो ये दोनों कहाँ पे जाके मिलेंगी? ये दोनों ये अनंत पे जाके मिलेंगी, क्योंकि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा क्या होती है? समांतर किरणें। आप पहले वाली कंडीशन को याद कीजिए। पहले वाली कंडीशन में क्या था? जो वस्तु थी वो कहाँ पे थी? अनंत पे थी। तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें कैसे आती थी? एक दूसरे के समांतर। आ रही है ना बात समझ में? पहले वाली कंडीशन को थोड़ा ध्यान से समझो। जब अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर है तो अनंत की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें समांतर है। तो जो दो किरणें समांतर चल रही है वे अनंत पर जाकर मिलेंगी। तो जब वे अनंत पे जाके मिलेंगी तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। अब आप देख सकते हैं वस्तु तो ये है और प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा बनेगा अनंत पे जाके, और उल्टा बनेगा और किरणें जाकर मिलेंगी, इसका मतलब वास्तविक बनेगा। तो ये थी इस डायग्राम में समझने वाली बात। आपको ध्यान से डायग्राम समझना है। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। जो इस डायग्राम में हमने किया है वही हम अपनी थ्योरी में लिख लेंगे। देखिए क्या, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, बिल्कुल है एक अवतल दर्पण हमारे पास। फिर आगे चलो, तथा मुख्य फोकस पर कोई वस्तु ओ ओ डैश रखी है। ठीक है, ये हमारे पास मुख्य फोकस है। इस मुख्य फोकस पे कोई वस्तु ओ ओ डैश रखी है। अब इसके बाद वस्तु के सिरे ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, वस्तु के सिरे ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहाँ पे क्या लिख लेना? पश्चात। ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। इसके अलावा दूसरी किरण दर्पण पर सीधे आपतित होती है, जिसको पीछे बढ़ाने पर यह वक्रता केंद्र से जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। सेम है ना? जो कि परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। ये तो तीसरे वाला रूल है, हमने पढ़ा है। ये दोनों किरणें अनंत पर जाकर मिलेंगी
अतः वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश अनंत पर बनेगा, जो कि वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा। बात क्लियर है ना? आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और बगैर स्केल के आप डायग्राम मत बनाना, स्केल की हेल्प लेना, स्केल की हेल्प से आप अच्छा डायग्राम बना सकते हैं। प्रैक्टिस करोगे एक दो बार, बड़ा आसान डायग्राम है, आपकी समझ में आ जाएंगे। तो ये थी हमारी 5th कंडीशन। अब लास्ट कंडीशन देख लेते हैं, जो अवतल दर्पण में लास्ट कंडीशन है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। अब की बार वस्तु कहाँ पे है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित। चलिए डायग्राम समझते हैं। ये हमारे पास क्या है? M1 M2 एक अवतल दर्पण है। बिंदु P क्या है? ध्रुव है। F मुख्य फोकस और C वक्रता केंद्र है। ये मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है। इनके बीच में कोई वस्तु O O डैश रखी है। वस्तु का सिरा O डैश है, इससे एक प्रकाशिक किरण चली O डैश A, यहाँ पे उसका परावर्तन हुआ। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली गई, जो भी परावर्तन का नियम है। अब एक किरण O डैश B डायरेक्ट इस पे टकराई। टकराने के बाद अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो वक्रता केंद्र यहाँ पे हमें दिखाई देता है कोई पॉइंट। तो रूल क्या है परावर्तन का? जो आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। तो हम दोनों तरफ तीर का निशान लगाकर शो कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो दोनों परावर्तित किरणें हैं किस पॉइंट पे जाके एक दूसरे को काटेंगी या एक दूसरे पर मिलेंगी या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अब देखो, एक परावर्तित किरण तो ये हुई और दूसरी परावर्तित किरण ये वाली हुई। ये दोनों किरणें है ना एक दूसरे से दूर हटती जाएंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखो इनके बीच में यहाँ पे कितना डिफरेंस है। आगे बढ़ते जाओ, डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा इनके बीच में, ऐसे करके। ठीक है ना? तो अगर हम इसको ऐसे करके अनंत पे ले जाएंगे तो ये दोनों किरणें एक दूसरे से बहुत दूर हट जाएंगी। ये समांतर किरणें थोड़ी है कि जो अनंत पर जाकर मिल जाएंगी। ये किरणें आगे जाके कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। तो हम एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जो O डैश A और O डैश B है, इनको पीछे बढ़ा दो दर्पण के पीछे। ठीक है ना? तो दर्पण के पीछे अगर हम बढ़ा देंगे, इमेजिनेशन चल रही है ये सिर्फ हमारी, तो ये किसी बिंदु I डैश पर मिलती हुई प्रतीत होगी। अगर दोनों परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी तब हम क्या बोलेंगे? वहां पे प्रतिबिंब आभासी बनेगा। बात क्लियर है ना? तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रतिबिंब आभासी बना है। अब तक हमने कितनी कंडीशन पढ़ी है? 5 कंडीशन पढ़ी है। पांचों कंडीशन में क्या था कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था। ये हमारी 6th कंडीशन है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित है तब प्रतिबिंब क्या बना है? यहाँ पे आभासी। अब तक जो प्रतिबिंब बने हैं वे उल्टे प्रतिबिंब बने हैं, लेकिन ये वाला प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। चलिए इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच कोई वस्तु O O डैश रखी है। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना? M1 M2 हमारे पास क्या है? एक अवतल दर्पण है। इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु O O डैश रखी है। वस्तु के सिरे O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये रूल भी हम सभी डायग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके अलावा दूसरी किरण दर्पण पर सीधे आपतित होती है, जिसको पीछे बढ़ाने पर यह वक्रता केंद्र से होकर जाती है। देखो यहाँ पे यह वाली किरण डायरेक्ट आपतित हुई। अगर हम देखते हैं कि कहाँ से आ रही है ये, तो वक्रता केंद्र C से आ रही है। अब वक्रता केंद्र C से आने वाली परावर्तन के पश्चात क्या होगी? उसी रास्ते से, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखो दर्पण के सामने ये दोनों परावर्तित किरणें किसी भी स्थान पर नहीं मिलेंगी। आप देख सकते हैं वो दर्पण है हमारा, इसके सामने ये किरणें चल रही है ऐसे, इनके बीच का जो अंतर है वो ज्यादा होता चला जाएगा, तो ये किसी भी जगह पर नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम इन्हें पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे बढ़ाए तो ये बिंदु I डैश पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसको ध्यान रखना। अतः वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश बनेगा, जो कि आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की कुल 6 स्थितियां होती है। अब हम उत्तल दर्पण में जो स्थितियां होती है प्रतिबिंब बनाने की उनको पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब 2 स्थितियों में बनाया जा सकता है। यहाँ पे उत्तल दर्पण में कुल 2 स्थितियां होगी। उसमें से पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु
अनंत पर स्थित हो। तो सबसे पहली कंडीशन में अनंत का मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस। तो सपोज करो यहाँ पे कोई वस्तु ओ डैश स्थित है। अब आपको पता ही है कि जो अनंत से प्रकाश किरणें चलेंगी वे आपस में समांतर चलेंगी, वे परस्पर समांतर चलेंगी। तो सपोज ओ डैश ए और इस वाली को ओ बी, ठीक है ना, ये दो किरण मान सकते हो आपतित किरण। ओ डैश ए यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद इसका परावर्तन हुआ तो ये ऐसे मुड़ गई, ठीक है। ओ बी मुख्य अक्ष के समांतर चली, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद इसका परावर्तन हुआ, ऐसे मुड़ गई। तो ये दोनों किरणें अगर हम आगे ऐसे बढ़ाते हैं तो दूर हट रही है, आप देख सकते हैं ऐसे हट रही है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे इमेजिनेशन करते हैं, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, और जहाँ प्रतीत होगी वहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और जहाँ दो किरणें वास्तव में मिलेगी वहाँ पे प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वस्तु के मुकाबले बहुत छोटा बनेगा। यहाँ पे किरणें मिल रही हैं तो बिंदु जैसा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा। और अनंत पर वस्तु है ना, तो वस्तु देखो कितनी बड़ी होगी। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, ठीक है। तो जो भी हमने इसमें किया है डायग्राम में, वही बात हम किस में लिख लेंगे, अपनी थ्योरी में। तो एक बार थ्योरी भी देख लेते हैं क्या लिखा है थ्योरी में। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, बिल्कुल है ना, कोई डाउट नहीं है इस बात में, तथा अनंत पर कोई वस्तु ओ डैश रखी है। अनंत मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, उस पर कोई वस्तु ओ डैश रखी है, जिससे दो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। इससे दो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है यहाँ पे, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखो ऐसा महसूस होगा कि ये इधर से आ रही है, ठीक है ना, ऐसा महसूस होगा कि ये ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आई और ये ऐसे मुड़ गई, तो हमें कैसा महसूस होगा कि इधर से आ रही है। ऐसे ये वाली किरण भी। फिर हम क्या लिखेंगे इसमें, अर्थात दोनों परावर्तित किरणें फोकस F पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, जो कि आभासी, सीधा तथा वस्तु की तुलना में बहुत छोटा यानी कि बिंदुवत है। तो आपको ये कंडीशन भी ध्यान रखनी है कि वस्तु कहाँ पर हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, ठीक है ना। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन। चलिए दूसरी कंडीशन भी समझ लेते हैं। जब वस्तु दर्पण की मुख्य अक्ष पर किसी भी स्थिति पर हो। देखो ये हमारे पास क्या है, एक उत्तल दर्पण है M1 M2, ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है। इसकी मुख्य अक्ष पर आप कहीं पे भी वस्तु रख लेना, सभी स्थितियों में जो प्रतिबिंब है वो समान बनेगा। उत्तल दर्पण में कुल दो स्थितियां है। पहली स्थिति आपको अभी समझाई है, वो क्या है कि उसमें वस्तु अनंत पर स्थित है, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसके मुख्य अक्ष पर आप कहीं पे भी वस्तु को रखकर देख लीजिए, हर एक कंडीशन में समान प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए इसको समझते हैं। ये ध्रुव P है, ये फोकस F और ये वक्रता केंद्र C। ओ डैश वस्तु है, इसके सिरे ओ डैश से कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली ओ डैश A, यहाँ पे उसका परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के पश्चात वो ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन महसूस कैसा होगा कि वो फोकस से आ रही है, क्योंकि प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, तो ऐसे महसूस होगा कि हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, राइट। दूसरी किरण जो ओ डैश B है ना, वो ऐसा प्रतीत होगा कि वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है। लेकिन ये भी हमने रूल पढ़ा है, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। तो ये यहाँ पे टकराई और ये वापस हुई अपने ही रास्ते से। तो ये दोनों किरणें हमें इस पॉइंट पे, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, I डैश पर मिलती हुई प्रतीत होगी। अगर मिलती हुई प्रतीत होगी तब हम क्या बोलेंगे कि जो वस्तु ओ डैश है उसका प्रतिबिंब आभासी है I डैश। ये तो थी इस डायग्राम की बात। अब समझते हैं हम थ्योरी में क्या लिखना है। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, जिसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ओ डैश रखी है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक की बात। वस्तु के सिरे ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में आपको इस प्रतीत शब्द का पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरी किरण
जो वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, ऐसा प्रतीत होगा कि वक्रता केंद्र से जा रही है, लेकिन वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है तथा परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच किसी बिंदु I डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। अतः वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश है, जो कि आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा है। तो ये दो कंडीशन हमारी कंप्लीट हुई। हमने अवतल दर्पण में 6 स्थितियां पढ़ी है और उत्तल दर्पण में कुल 2 स्थितियां पढ़ी है। आप इन 8 स्थितियों की अच्छे से प्रैक्टिस करना, स्केल की हेल्प से जो प्रकाश किरण है उनको ड्रॉ करना। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर और भी इम्पोर्टेंट आने वाला है, उसमें हम ये सीखेंगे कि जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स है उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करने के मेथड क्या है उनके बारे में जानने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।